नमस्कार दोस्तों, ये आपके चीट कोड सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और उस वीडियो में काफ़ी आपका पॉजिटिव रिस्पांस आया कि सर इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए। सो मैंने सोचा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे दे रहा हूँ और आप आंसर निकाल ले रहा हो, तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें आपको जो प्रायर नॉलेज है आपके सब्जेक्ट की, आपको वही लगा के आंसर निकालना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ कहीं पढ़े होते हैं, कहीं सुने होते हैं, तो उन सारी नॉलेज का यूज़ करके हमको राइट आंसर तक पहुँचना होता है। और मैं इसको एग्जाम से 1 महीने पहले इसीलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि माइंड को उस तरह नरिश करने में, माइंड को उस तरह ट्रेन करने में, उस तरह माइंड को ढालने में थोड़ा समय लगता है। अगर मैं एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ये वीडियोस लाऊंगा तो आप देख के तो समझ जाओगे कि हाँ ऐसे हो रहा है, बट एग्जाम में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा पहले ला रहा हूं ताकि आपको टाइम मिल जाए और आप चीज़ों को खुद भी अप्लाई कर सको। हमने 14वें क्वेश्चन तक देख लिया था और जैसा मैंने बोला है, मैं हर क्वेश्चन पे ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ। जहां पे ट्रिक पॉसिबल है मैं वहीं लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वहां घुसाओ कि दिखाने के लिए यहाँ ट्रिक से हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन जो है आपको एक एज दे सकता है, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं करा सकता है। कट ऑफ आपका आपके नॉलेज पे क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या करना है कि ये जो आपके स्टेट्स हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टेट्स के नाम देखिए, गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। अगर से बेसिक जानकारी भी होगी तो आपको पता होगा कि यार तेलंगाना तो अभी कुछ दिन पहले ही बना है। जैसे हम लोग ने सुना है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तेलंगाना सबसे न्यू हो सकता है। तो तेलंगाना सबसे न्यू हो सकता है, मतलब तेलंगाना सबसे लास्ट आएगा। 2 आपका सबसे लास्ट आएगा, तो या तो आपका आंसर बी होगा या तो आपका आंसर डी होगा। तो इससे हम सी को और ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमको चूज करना है कि बी और डी में से क्या सही होगा। तो यहाँ पे आप 2 देखिए, इसके साथ ही हमको पता चल गया कि जो 4 है, मतलब आपका हरियाणा है, वो सबसे पहले बना हुआ है, अर्लीस्ट है। तो हमको हरियाणा को भी नहीं देखना है। तो हरियाणा और तेलंगाना का काम हमारा खत्म हो गया। अब बचा हमारा गोवा और झारखंड। इसमें भी अगर से आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो अगर से आप 90s किड हो, 90 के बाद पैदा हुए हो, तब आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। आपके दिमाग में ये होगा। मुझे नहीं लगता कि आपने गोवा के बारे में सुना होगा कि गोवा कब अलग हुआ है, बट झारखंड और बिहार का आपको जरूर याद होगा। तो अगर से आपको याद है तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी रीसेंट फिनोमिना है। रीसेंट फिनोमिना मतलब कि गोवा के बाद ही हुआ होगा। तो यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गोवा और झारखंड की जब बात करें तो झारखंड बाद में आया होगा और गोवा पहले। मतलब आपका एक बाद में होगा और उसके बाद 3 होगा। तो 1 के बाद 3 कहां पे है? आपका बी में है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए, बहुत सिंपल सा ट्रिक था। बहुत लोग को तो एग्जैक्टली डेट भी पता है, बट मुझे एग्जाम में बेसिकली डेट नहीं पता था, तो मैंने इसी तरीके से आंसर निकाला था। तो ये तरीका भी आप लगा सकते हैं एग्जाम को सॉल्व करते हो। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, आई रिक्वेस्ट यू कि एक नोटबुक लीजिए और उसमें ये सब लिखते जाइए, क्योंकि ये सोचने का तरीका है जो आपको और भी क्वेश्चन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये तो काफी सिंपल था कि सुगम्य भारत अभियान किससे रिलेटेड है, बट इसमें फिर भी अगर आप ये सोचना चाहें ना, तो आप ये डी ऑप्शन जो है अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, इनको आप तुरंत हटा सकते हैं। रीजन ये है कि बहुत ही वेग टर्म है, क्योंकि वुमेन भी वंचित वर्ग के लोगों में आ सकते हैं, चिल्ड्रंस भी आ सकते हैं और डिसेबल्ड भी आ सकते हैं। तो अगर से आप डी सही करते हैं ना, तो बहुत चांस होता है कि आपका इनमें से भी कुछ सही हो सकता था। इसीलिए आप डी तो ऑटोमेटिक हटा दोगे कि वंचित लोग इसका आंसर नहीं होगा। बाकी तो ये बहुत कॉमन था, सबको पता था कि ये डिसेबल्ड होगा। बट ये सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप डिसेबल्ड को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज्ड है ना, ये एक बड़ा सबसेट है, इसके अंदर बहुत लोग आ सकते हैं। तो अगर आप ये सही करते तो ये तीनों सही हो सकते थे। सो इसीलिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इसके बाद हम 21वां देखते हैं। इसमें बोला है कि फ्रूट्स को जब हम कोल्ड चैम्बर में रखते हैं तो उनकी लॉन्गर लाइफ हो जाती है। रीजन पूछा है। अब आप रीजन पर नजर डालिए। पहला रीजन आपसे बोला है कि एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड। ये कैसे हो सकता है? अगर हम मान लीजिए एक रूम में भी रख देते हैं, तब भी तो सनलाइट को प्रिवेंट कर रहे हैं हम लोग। तो ये डायरेक्ट रीजन नहीं हुआ, क्योंकि फ्रूट्स को आप कहीं भी रख दीजिए, छांव में रख दीजिए, रूम में रख दीजिए, तो सनलाइट नहीं पड़ेगी। तो कोल्ड चैम्बर का सिग्निफिकेंस कहां से आया? तो आपका ए ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा बोला है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एनवायरमेंट इंक्रीज्ड। ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ जो आपको डायरेक्ट इस आंसर तक पहुंचाए कि एनवायरमेंट में CO2 बढ़ जाता है। ये आप इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हो कहीं से भी डायरेक्टली। इसके बाद आपका सी और डी बचा। सी में बोला है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। हो सकता है, हमको नहीं पता। इसके बाद डी बोला है कि देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी ना, तो फल और सब्जियां खराब होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए ये तो इसके अपोजिट ही है। आप इस लॉजिक से जाते तो आपका आंसर होता सी। यहां देखिए, मुझे पता नहीं था कोई आंसर क्या है क्या नहीं है, बट बेसिक लॉजिक लगाने से, बेसिक कॉमन सेंस लगाने से आप सी तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें बोला है एज पर सेंसस 2011 पूछा है मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ये सिंपली सा डी आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आप पूछा है कि कौन सी कंट्री जो है वो ब्लैक सी से बेसिकली बॉर्डर शेयर नहीं करती है। मैंने इसका एक निमोनिक्स बताया था, टी एंड बर्गर, टी एंड बर्गर। टी से आपका टर्की हो जाएगा, बी से बल्गेरिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आपका बाकी आर से रोमानिया। तो यहाँ पे देखिए कौन सा, टर्की भी है, बल्गेरिया भी है, जॉर्जिया भी है। ऑप्शन आपका ये आएगा सीरिया। ये सिंपल ट्रिक है जिससे आप इजीली कर सकते हो। अगर से आपको ये निमोनिक्स भी नहीं पता था मान लीजिए, तो आप कैसे इसका आंसर निकालते। देखिए हमको टर्की, बल्गेरिया और जॉर्जिया को तो नहीं पता है, लेकिन अगर से आपने वर्ल्ड का मैप एक बार भी देखा होगा, इजराइल, सीरिया, ये इतना इशू में रहता है, तो आपको कंफर्म आइडिया होगा कि जो इजराइल है वो आपका मेडिटेरेनियन से बॉर्डर शेयर करता है, इधर सीरिया भी, और यहाँ पे आपका आता है गोलन हाइट। तो ये आपको पता होगा, मुझे लगता है ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होगा। बट मैंने बताया कि अगर से नहीं पता होता तो आप इस तरह से निकाल सकते हो अपना टी एंड बर्गर को याद करके। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे वही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। मुझे लगता है आपको शारदा एक्ट हो सकता है ना पता हो, बट नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च तो आपको पता ही होगा। तीनों में से आपको पता होगा कि डांडी मार्च जो है वो सबसे बाद में आया। तो डांडी मार्च अगर सबसे बाद में आया तो आपके ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं? आपके सी और डी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, आपका बचेगा ए और बी। थोड़ा सा भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि साइमन कमीशन बहुत पहले आ गया था, और याद होगा आपको कि जो लाला लाजपत राय थे उसी दौरान उनको लाठी पड़ी थी और उनका देहांत हो गया था। तो साइमन कमीशन जो है काफी पहले आ गया था। तो काफी पहले में आप कहां देख सकते हो? ऑप्शन ए में देखोगे तो साइमन कमीशन आपका बहुत पहले है, मतलब नंबर 1 पे है। और यहाँ पे देखोगे तो साइमन कमीशन जस्ट आपका डांडी मार्च से पहले है। तो जैसा मैंने बताया कि बेसिक आपको अगर आइडिया होगा तो पता होगा कि साइमन कमीशन बहुत पहले आ गया था। तो पूरा चांसेस है कि आपका आंसर ए सही हो सकता है, क्योंकि उसके बीच बहुत से इवेंट हुए होंगे। तो आपका यहाँ पे आंसर ए सही है। 28वां का आपका सही आंसर था ए। इसके बाद हम 30वां देखते हैं। देखिए 30वां में मैं जो ट्रिक लगा रहा हूं ना, वो मैं आपको चाहता हूं कि एकदम एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, आपके पास ऑप्शन ना बचे तब आप लगाइएगा, क्योंकि मैंने एग्जाम में वही लगाया था तब मेरा सही हो गया था। बट मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं। यहाँ देखिए नेम ऑफ लोकल विंड्स है और यहाँ पे प्लेसेस है। अगर आप प्लेसेस को देखेंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक ऐसा प्लेस है जहां पे इंग्लिश बोली जाती है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा प्रोमिनेंट है। स्पेन में तो स्पेनिश बोली जाती है और शायद ऑस्ट्रिया में आपका जर्मन बोला जाता है। मतलब जो भी हो, आपको इतना आइडिया होगा कि इन दोनों में उतना इंग्लिश नहीं बोला जाता जितना यहाँ पे बोला जाता है। तो जब वहां पे लोकल विंड का नाम रखा जाएगा तो बेसिकली वैसा ही रखा जाएगा जैसा उनका लोकल लैंग्वेज होगा। तो बी देखिए आप है ब्रिक फिल्डर, सी देखिए आपका है ब्लैक रोलर। तो ब्रिक फिल्डर हो गया, ब्लैक रोलर हो गया, तो ये ना इंग्लिश टर्म है। तो कम चांसेस है कि ये गलत होंगे, क्योंकि ये भी इंग्लिश टर्म है और यहाँ भी इंग्लिश ही बोली जाती है। तो मैंने यहां से ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था। बाकी आपके पास बचा ए और डी। अब इन दोनों में से जो आपको वहां पे लगे कि सही हो सकता है वो लगा दीजिए। बेसिकली मैं अपने तरीके से ये बताना चाहता हूं कि आप इस तरीके से भी सोच के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लैंग्वेज को, इटिमोलॉजी को, वर्ड को तोड़ के देखना सीखो आप। आपका 32वां क्वेश्चन मुझे लगता है सबको ऑलमोस्ट आइडिया होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो आपका असर्शन बोला है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। पहले ही आपको देख के समझ जाना चाहिए कि इकोसिस्टम में हर चीज कितना इंटरडिपेंडेंट होता है। आप एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉटल भी फेंकते हो तो उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट हो जाता है। तो यहां से ये समझ में आता है कि कैसे हो सकता है कि नॉट इंटरडिपेंडेंट। तो अगर से आप ए गलत करते तो सीधे ही आपका डी आंसर आ जाता, कोई लॉजिक देखना ही नहीं पड़ता कि आर सही है या नहीं सही है। तो सिंपल तरीके से आप इस आंसर को निकाल सकते थे। इसके बाद आप 42 देखिए, यहाँ भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। कुछ भी नहीं तो आपको दो चीज पता होता, केशवानंद भारती केस कब आया था और 42nd अमेंडमेंट कब आया था। तो ये आपका 73 में आया था और ये आपका 76 में आया था। तो 2 पहले होगा, 4 बाद में होगा। कहाँ पे है ये आपका, ये कट गया। यहाँ पे 2 पहले है, 4 बाद में है। यहाँ पे 2 पहले है, 4 बाद में है। यहाँ पे 2 पहले है, 4 बाद में। यहाँ ये 76 होगा। एक चीज आप यहाँ देखिएगा, इन दोनों केस के बीच में ना 3 साल का फर्क है, 3 इयर्स का फर्क है। और मुझे लगता है आपको ये पता होगा कि गोलकनाथ केस जो है ना वो बहुत पहले आया हुआ था, क्योंकि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था। तो 2 के बहुत पहले वन आता, तो 2 के बहुत पहले वन कहाँ से है। एक चीज आप देखिए, यहाँ पे यहाँ के 2 के जस्ट पहले वन है, यहाँ के 2 के जस्ट पहले वन है। बस एक ऐसा ऑप्शन यही आता है ना जहां 2 के बहुत पहले वन है। ठीक है, देखिए आपको अपना जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो अपनी पढ़ाई की है ना, उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं भले एलिमिनेशन से लगा रहा हूं, बट ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आना चाहिए था। आपको सीधे ईयर पता होना चाहिए था कि गोलकनाथ केस कब हुआ था, केशवानंद भारती कब हुआ था, 42nd कब हुआ है, 44th कब हुआ है, 61st कब हुआ है, 84th अमेंडमेंट कब हुआ है। तो ये सब ना हिस्टोरिकल अमेंडमेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इस लॉजिक से जाते तो आपका ए आंसर आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल है जीरो चार्ज। यहाँ पे जीरो चार्ज की बात की है। जीरो चार्ज मतलब क्या होता है कि न्यूट्रल एक तरह से। इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा न्यूट्रल लगता है। पॉजिट्रॉन नाम से लगता है कि यार पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं पता हमको क्या चार्ज हो सकता है। अल्फा पार्टिकल नहीं पता कौन सा चार्ज है। न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन नाम से आपको लग रहा है न्यूट्रल होगा, न्यूट्रॉन होगा, तो आप इस यहाँ पे बी डायरेक्ट मार सकते हो। आपको वर्ड को तोड़ने आना चाहिए, किस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ से आप इजिली निकालो और आंसर आ जाता है। बहुत से क्वेश्चन में ये ट्रिक लगता है, तो इसको आप अपने बुक में लिखो और इसको यूज किया करो आप। एक आप क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पूछा है कि अर्बनाइजेशन का कौन सा स्टेज जो है वो एक्सेलरेशन स्टेज होता है। अच्छा, आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेज में एक्सेलरेशन स्टेज हो सकता है? एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन हमेशा गाड़ी आप रेस करते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप रेस करते हो तुरंत ही एकदम पीक पे पहुंच जाती है। एक पॉइंट पे आने के बाद गाड़ी पीक पे आती है, फिर जब आप एक्सीलरेटर छोड़ते हो तो वापस अपने नॉर्मल स्टेज पे आने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुरंत एकदम एक्सीलरेशन स्टेज नहीं हो सकता और बाद में नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेज और फोर्थ स्टेज दोनों काट सकते हो। इसके बाद बचा आपका सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। यहाँ पे आप थोड़ा सोच के एक टिक मार सकते हो, चाहे सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज। वैसे इसका आंसर सेकंड है, सेकंड स्टेज। बट ये चीज सोचा करो, जो कर्व होते हैं कैसे वेरी करते हैं। कोई भी आप ग्रोथ का ग्राफ देखोगे तो जनरली वो बेल कर्व होता है, मतलब स्टार्टिंग में कम होता है और बाद में कम होता है। जो आपका मिडिल पोर्शन होता है ना, वही पीक होता है। तो इसी लॉजिक से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो और ये काफी जगह आपका ये लॉजिक लग जाएगा। इसके बाद हम 49 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इससे पूछा है कौन सा वर्ड प्रियम्बल में नहीं यूज है। तो अगर से आपने अपना पॉलिटी पढ़ा होगा, एक बार भी पढ़ा होगा, तो अगर से प्रियम्बल के वर्ड्स आपको याद भी नहीं होंगे तो आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि बहुत लोगों ने कहा है कि इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल मतलब कि पूरी तरह फेडरल नहीं है। तो जब ये बोला जाता है कि इंडिया क्वाजी फेडरल है तो फेडरल वर्ड प्रियम्बल में यूज कैसे हो सकता है? तो ये सोच के आप डायरेक्ट यहाँ लगा देते हैं कि फेडरल वर्ड जो है वो प्रियम्बल में यूज नहीं हुआ होगा। इसके बाद 50वां देखते हैं। तो इसमें यह पूछा है कि कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कभी भी कांग्रेस का सेशन जो है प्रिसाइड नहीं किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने तो किया, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री एक बार तो आपने पढ़ा होगा कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, तो जो मॉडरेट्स थे उनका होल्ड था कांग्रेस पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने प्रिसाइड किया होगा। तो सी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इसके बाद आपको पता होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उसमें से हो सकता है कि किसी ने प्रिसाइड ना किया हो, क्योंकि उनको बहुत बार अलग किया गया है। तो आपका लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका पाल बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे पाल की बात की नहीं, यहाँ पे लाल बाल है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए तो सुभाष चंद्र बोस भी आपको पता होगा कि लास्ट में जाके प्रिसाइड किया था, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। बाकी बचा आपका लाल और बाल में, इनमें आप जो ऑप्शन लगाना हो टिक लगा सकते हो। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस का सेशन कब हुआ था और उसको किसने प्रिसाइड किया था, और वहां कोई अगर से हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन पास हुआ हो तो वो आपको पता होना चाहिए था। बट मैं यहाँ पे आपको एक एलिमिनेशन ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जो पढ़े हुए नॉलेज है, जैसे आपने पढ़ा होता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, आपने पढ़ा है कि लाल बाल पाल कौन थे, आपने पढ़ा है कि स्टार्टिंग फेज में मॉडरेट जो है उनका काफी होल्ड था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो ये सब लॉजिक से आप इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। इसी तरह हम और भी वीडियो लाते रहेंगे और चीजें कवर करते रहेंगे, और आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिल रहा होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिल रहा है आप वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। और अगर आपके पास कोई एलिमिनेशन की दूसरी ट्रिक है तो आप उसको कमेंट में करिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।